आज हम प्रश्न संग्रह 49 को करेंगे। प्रश्न संग्रह 49 में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे कुछ त्रिक दिए गए हैं, उनमें से पाइथागोरस के त्रिक पहचानो। अब ये त्रिक क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। आओ समझे में देखें। अब प्राकृतिक संख्याओं के त्रिक में से बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। जिस त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई त्रिक की संख्याओं को दर्शाती है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। नीचे दी गई तीनों संख्याएं का पाइथागोरस के त्रिक हैं। उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें दिया है, जैसे हमने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर उसकी दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर कोई प्राकृतिक संख्या, तीन संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में जैसे यहाँ 7, 24 और 25 दिया गया है, इनका वर्ग हम करके देख लेते हैं। जैसे 7 का वर्ग 49 दिया है, 24 का वर्ग 576 दिया है और 25 का वर्ग 625 दिया है। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25 है। तो 25 का वर्ग 625 है, यानी ये हम मान लें अगर कर्ण है ये, यानी 625 जो है इन इसका अन्य दो संख्याओं के योगफल के बराबर होना चाहिए। 49 और 576 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 49 और 576 को जोड़ते हैं तो उनका मान भी 625 ही आता है वर्ग करने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 7, 24 तथा 25 यह पाइथागोरस का त्रिक है। तो इसी के आधार पे, इसी को हम पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। तो इसी के आधार पे इन प्रश्नों को हल करके हम देखेंगे प्रत्येक प्रश्न को, क्या ये पाइथागोरस के त्रिक हैं अथवा नहीं। अब हम पहला जो प्रश्न दिया है प्रश्न संग्रह 49 का, हमको बताना है कि यह पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इनका वर्ग हम कर लेंगे। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब हम इसको रख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 का वर्ग है। तो बराबर के इस तरफ ये जो है 5 का वर्ग, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 9 और 16, दो जो छोटी संख्या हैं उनको रख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 16 और 9 25 होता है, यानी ये बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 का वर्ग धन ये 16 4 का वर्ग बराबर 5 के वर्ग के है। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ कि 3, 4 और 5 यह पाइथागोरस का त्रिक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 पाइथागोरस के त्रिक हैं। के त्रिक हैं। इसके पश्चात हमने पहला प्रश्न किया और ये पाइथागोरस का त्रिक निकला। सभी प्रश्न इसी तरह हल कर देना है आपको। तो मैंने पहला प्रश्न किया, अब मैं तीसरा प्रश्न करने जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, ये चौथा और छठा सब एक जैसे हैं। तो मैं तीसरा प्रश्न करने जा रहा हूँ जिसमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको यह प्राप्त मालूम करना है कि यह पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं है। तो हमारी विधि वही रहेगी। हम क्या करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे, फिर 5 का वर्ग करिए और फिर 6 का वर्ग करिए। सभी का वर्ग करके देख लेंगे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब इनको हम, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बराबर के एक तरफ रख देंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें 4, 5, 6 है, तो 6 सबसे बड़ी है। तो 6 का वर्ग हमें कितना दिया हुआ है? 36। बाकी दो संख्याएं देखिए, 16 दिया है और ये 25 दिया हुआ है। तो अब हम जोड़ के देख सकते हैं कि 16 और 25 36 होता है क्या? 16 और 25 देख लीजिए, 6, 5, 11 की 1, 2, 1, 3, 1, 4, 41 बराबर 36। तो ये संभव नहीं है, ये बराबर नहीं होगा।
इसका अर्थ क्या हुआ? ये पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। इसलिए 4, 5 और 6 पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ये इस तरह से हमको लिख लेना है। अब इसमें जो पांचवा प्रश्न है, सेम वही विधि हम अपनाएंगे। पहले 9 का वर्ग कर लेते हैं, फिर 40 का वर्ग कर लेते हैं, फिर 41 का वर्ग कर लेते हैं। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। और 41 का वर्ग कितना होता है? 1681। वर्ग करने आपको आना चाहिए। अभी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 41 थी, यानी क्या हो जाएगा? 41 का वर्ग कितना है? 1681, बराबर के एक तरफ रखेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है बराबर करके एक तरफ रखेंगे। बाकी दोनों संख्याओं का जो वर्ग हमने ज्ञात किया है एक तरफ रहेगा। दोनों को हम जोड़ेंगे। 81 यहाँ पर और यहाँ पे 1600 है। अब जोड़ के देखेंगे तो ये 1681 आता है और यहाँ पर भी 1681 आया। इसका मतलब दोनों बराबर है। बराबर के इस तरफ इन दोनों संख्याओं का योगफल इस बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9, 40 और 41, यानी 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग बराबर 41 के वर्ग के बराबर है। इसलिए इसलिए क्या हो गया कि 9, 40 और 41, 9, 40 और 41 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है। अब पहले प्रश्न के कुछ प्रश्नों को, यानी पहला, तीसरा और पांचवा प्रश्न हमने किया हुआ है। बाकी जो प्रश्न है दूसरा, चौथा और छठा, ये इसी तरह करना है। बहुत इजी है, आप कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न संग्रह का, नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बताओ कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पूछा है कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो हमको यहाँ पे जब हमने त्रिक ज्ञात किया था, त्रिक का तरीका सीखा था, तो यहाँ लिखा हुआ था जिस त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई त्रिक की संख्याओं को दर्शाती हैं तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अगर पाइथागोरस के अनुसार जो त्रिक अगर बनता है, जैसे पहला प्रश्न हमने किया था, इसमें ये त्रिक बन रहा है। देखिए, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, तीन संख्याएं दी गई थी और उसमें जो बड़ी संख्या का वर्ग था उसके अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर थी। तो इसका मतलब ये त्रिक था। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ठीक इसी तरह हमको ये जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे हमको संख्या दी गई है 8, 15, 17, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो त्रिक में 17 का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर हुआ बराबर तो यह पाइथागोरस त्रिक होगा और त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अब जैसे हमें यहाँ पे प्रश्न, दूसरे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, हम देखेंगे 8, 15 और 17 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। 8 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग बराबर और 17 का वर्ग बराबर। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, ये हमारी बड़ी संख्या है सबसे। अब हम करके देखेंगे जैसा हमने किया था त्रिक में। त्रिक में जैसा किया था उसी तरह से करके देखेंगे। 17 का वर्ग कितना होता है? 289 हमको सबसे बड़ी संख्या है, इसको बराबर के इस तरफ रखेंगे और बाकी दो संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ पे 225। अब जोड़ के हम देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, 4, 9 और 6, 2, 8, 289। इस तरफ का मान कितना आया? 289। और बराबर के इस तरफ भी 289 है, दोनों बराबर है। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? 8, 15 और 17, 8, 15 और 17, ये पाइथागोरस का त्रिक है। त्रिक है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा।
त्रिभुज होगा। ठीक है। अब हम इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। 11, 12, 15 दिया हुआ है। ये देखिए 11, 12, 15 दिया हुआ है। इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। सेम ऐसी तरीका हम अपनाएंगे। 11 का वर्ग, 12 का वर्ग और यहाँ पे 15 का वर्ग। ठीक है। 11 का वर्ग कितना होता है? 181। 12 का वर्ग 144। 15 का वर्ग 225। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो हम 15 का वर्ग यहाँ पे लिख लेंगे। 15 का वर्ग 225 हो गया। और इसके बाद इन दोनों संख्याएं जो छोटी संख्याएं हैं उनका वर्ग 121 धन 144। अब इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे। तो 4 1 5, 4 2 6 और 1 1 2, 265 है यहाँ पे और यहाँ 225 है। दोनों बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ओके। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, इसको भी हम करके देखते हैं। 11 का वर्ग बराबर यहाँ पे 60 का वर्ग बराबर और यहाँ पे 61 का वर्ग बराबर। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 60 का वर्ग कितना होता है? 3600। हम करके देख लेंगे। और 61 का वर्ग कितना होता है? 3721। अब 61 सबसे बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को यहाँ का वर्ग का मान यहाँ पे रखेंगे और बाकी दो छोटी संख्याएं हैं इनका मान यहाँ पे रख कर जोड़ेंगे। 121 है प्लस 3600 है। अब इनको हम दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ के देखेंगे। इकाई 1 है, दहाई पे 2 है, सैकड़े पे 6 और 1 7 है और ये 3721 आया। अब दाहिनी तरफ बाईं तरफ देखिए, दोनों तरफ कितना है? 3721 है, यानी दोनों बराबर है। इसलिए यह 11, 60 और 61 पाइथागोरस का त्रिक है। पाइथागोरस का त्रिक है। और जो पाइथागोरस का त्रिक है इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब अगला जो दिया हुआ है चौथा 1.5, 1.6 और 1.7, इसको हम करके देखते हैं। अब 1.5 का वर्ग, 1.6 का वर्ग और 1.7 का वर्ग, सभी का वर्ग करके देखेंगे। अब 1.5 का वर्ग कितना हो जाता है? गुणा करके देखेंगे। 15 का वर्ग 256 होता है तो ये हो जाएगा 2.56। 16 का होता है 256 तो ये हो जाएगा 2.56। 15 का वर्ग, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से। 1.5 का और यानी 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है तो दशमलव यहाँ लगेगा, 2.25 आएगा। 16 का 256 होता है तो 1.6 का 2.56। 17 का 289 होता है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, 289 या 2.89 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 1.7 है। जैसा हम करते आए हैं, सबसे बड़ी संख्या को बराबर के इस तरफ लिखो और उसका मान कितना आया है? 2.89। और बाकी दो संख्याओं के मान को इस तरफ लिखेंगे हम, 2.25 धन 2.56। अब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2.89 ही है और इस तरफ देखेंगे हम 6 5 11 की 1 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और यहाँ 2 2 4। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए 1.5, 1.6 और 1.7 पाइथागोरस का त्रिक नहीं है।
त्रिक नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब अगला जो प्रश्न दिया हुआ है हमको 40, 20 और 30 दिया हुआ है, तो हम वर्ग करके देख लेंगे। 40 का वर्ग, 20 का वर्ग और 30 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। 20 का वर्ग 400 और 30 का वर्ग 900। अब जो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 40। 40 है, तो 40 का वर्ग हम देख रहे हैं यहाँ 1600 है, तो हम सबसे बड़ी संख्या को बराबर के इस तरफ लिखेंगे। बाकी दो संख्याओं के वर्ग ये जो हैं एक तरफ रहेगा, यानी 400 धन 900। जोड़ेंगे हम इसको, 400 और 900 कितना हो गया? 1300। और यहाँ बराबर 1600 है, इस तरफ 1600 है, बाईं तरफ 1300 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए 40, 20 और 30 पाइथागोरस का त्रिक नहीं है, का त्रिक नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज नहीं है।